मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान का लाइट चैप्टर, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो भी उसके न्यूमेरिकल बन सकते थे वो भी मैंने आपको सब पढ़ा दिए। अब आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आज तक अभी आपने नहीं सीखी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन की। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यह पता होना जरूरी है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ ना कुछ विचलित हो जाता है, मतलब अपने सीधे मार्ग पे नहीं जाता। जब उसका माध्यम चेंज होता है तो वो अपने मार्ग से विचलित होता है। तो विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लो मैं आपको फिगर बना के समझाऊं कि ये मान लो कोई एक तल है जिसमें माध्यम यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे माध्यम मान लेते हैं कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम 2 है, दोनों माध्यम अलग है। और ये मैं खींच देता हूं एक अभिलंब। अभिलंब मैंने खींच दिया है। तो जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाता है, उसका मार्ग क्या होता है? बदल जाता है। तो उसके प्रकाश के विचलन होने की इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण आने के बाद में उसे जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन वो सीधे न जा करके वो क्या होता है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। वो या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अपना मार्ग क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। तो मार्ग के परिवर्तन की इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अब आप आसानी के साथ में समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मार्ग से विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब ये जो विचलित होती है प्रकाश की किरण, तो ये दो तरीके से विचलित होती है। तो मैं आपको वो दोनों तरीके बताता हूं किस तरीके से विचलित होती है। मान लो कब वो अभिलंब की तरफ झुकेगी या तो कब वो अभिलंब से दूर हटेगी। दो घटनाएं होंगी। अब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यह हमें पता चल गया कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मार्ग से विचलित होने पर वो अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो कब अभिलंब की तरफ झुकती है और कब अभिलंब से दूर जाती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि दो घटनाएं होती हैं। किस तरीके से घटनाएं होती है मैं आपको बताता हूं। दोनों घटनाएं मैं बिल्कुल इतने बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा कि इससे आने वाला चाहे किसी भी प्रकार से सवाल क्वेश्चन पूछ दे आपसे, चाहे जिस प्रकार से, चाहे जितनी गहराई से, आप उसे आसानी के साथ में करके आएंगे। पर लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम और इससे घटने वाली घटनाएं के बारे में, सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे पहला नियम क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है कि जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, जब मैं लिख देता हूं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। सघन माध्यम में जाता है। अब विरल और सघन का मतलब आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो विरल क्या होता है, सघन क्या होता है। तो जिसकी सघनता ज्यादा होगी तो वो माध्यम सघन होगा। जैसे मैं यदि बात करूं
वायु और जल की। वायु और जल की बात करूं तो इसमें क्या होगा, वायु हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और जल हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। यदि यार मैं बात करूं वायु और कांच की, वायु और कांच की बात करूं तो इसमें वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा और कांच हमारा सघन माध्यम होगा। यदि यार मैं बात करूं जल और कांच की, जल और कांच की, तो इसमें जल विरल माध्यम होगा, कांच हमारा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब प्रकाश की किरण क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। मान लेते हैं मैं एक ये तल ले लेता हूं, तल लेने के बाद में इसमें मैंने ऐसे अभिलंब खींच लिया, ठीक, अभिलंब खींच लिया। ये मान लेता हूं कि ये क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम में क्या हो सकता है, जैसे वायु ले लेता हूं मैं, ठीक, और ये मान लेता हूं कि ये क्या है, सघन माध्यम है। ये मैंने ले लिया सघन माध्यम, ठीक, सघन माध्यम। और जिसमें मैं ले लेता हूं कि मान लो कि जल, मान लिया मैंने ये जल है और ये क्या, वायु है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। मान लो ये आई प्रकाश की किरण और यहाँ पर तल में आने के बाद में ये आई सीधी, और इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, पर लेकिन ये सीधे ना जाकर के क्या होता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब प्रकाश की किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। और इस जो अभिलंब के साथ में ये क्या उनकी किरण होगी, इस किरण को क्या कहेंगे हम, अपवर्तित किरण, वो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या होगी हमारी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। मतलब अपवर्तन के बाद क्या होगी, ये अपवर्तित किरण होगी और ये जो आ रही है आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो अभिलंब के साथ में अपवर्तित कोण बनाती है इसे आर कहते हैं। तो ये कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, और ये क्या होगा, आपतित कोण जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक घटना ये हमारी हो गई। और इसके बाद में यदि मैं बात करूं दूसरी घटना की, तो दूसरी घटना में क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। यानी यदि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं तब क्या होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यदि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब क्या होगा, तो बात करते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है। मैं लिख देता हूं सीधे, सघन से विरल, सघन से विरल में जब जाती है तब क्या होगा, मैंने ये ले लिया तल, ठीक, और ये मैंने अभिलंब खींच दिया, और ये माध्यम कैसा है हमारा, सघन, ठीक, और ये क्या है हमारा, विरल है। सघन के लिए मैं कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मान लो मैं कांच ले लूं कि ये कांच है माध्यम। अब कांच से फिर क्या होता है, ये कहां जाती है, मान लेते हैं जल में जाती है या वायु में जाती है, जो भी विरल लेना है, ठीक। तब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होता है, दूर हटती है। तो जैसे मान लो प्रकाश की किरण ये गई, मान लो सघन माध्यम से गई, तो तल में टकराने के बाद में क्या होता है, वो अभिलंब से उसे जाना तो चाहिए सीधे, पर लेकिन वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो ये दो घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन में, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक। और इस कोण को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे हम, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे कहा क्या जाता है, ये आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। और इसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। और इसी तरीके से ये जो किरण है आपकी कौन सी है, अपवर्तित किरण है,
अपवर्तित किरण है और इस कोण को क्या कहा जाता है, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है और इसे कहते क्या है, अपवर्तन कोण। इसे अपवर्तन कोण कहा जाता है, अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो ये दो घटनाएं होती हैं प्रकाश के अपवर्तन में, आप इन्हें याद रखेंगे। अच्छी तरीके से मैंने फिगर बना के सब कुछ आप लोगों को समझाया हुआ है कि प्रकाश की किरण किस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो आप नियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो इसके भी दो नियम होते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, इसी प्रकार से इसके भी दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम आप याद रखेंगे कि जो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक, मतलब जो मैंने आपको ये फिगर बनाया हुआ था, जैसे मान लो मैं दोबारा से फिगर बना दूं, इस तरीके से आती है। ये मान लेते हैं जैसे सघन माध्यम, ये मान लेते हैं जैसे विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तब क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की मैं ज्या ले लूंगा sin R, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी sin I और sin R। मतलब क्या होगा कि ये हो गया आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, तो वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, जो जिसे क्या कहते हैं 1h 1 and 2 का मतलब क्या है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है इसे, 1 and 2 का मतलब क्या है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मतलब जैसे मान लो यदि 2 and 1 लिखूं मैं, तो ये क्या होगा, माध्यम 2 के सापेक्ष, मतलब जो पहले लिखा जाता है उसके सापेक्ष और जो बाद में लिखा जाता है उसका अपवर्तनांक। मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ये इसका मतलब होता है। तो यही मैंने लिखा माध्यम, ये मान लेते हैं कि ये हमारा माध्यम 1 है, माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। तो माध्यम 2 इसे मैंने मान लिया, तो क्या होगा 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या होता है, नियतांक होता है, जो sin I बटे sin R के बराबर होता है। ये अपवर्तन का पहला नियम होता है। और आप इसे याद रखेंगे कि इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्नेल का नियम, तो इसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम। इसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम जो आपका परावर्तन का होता है वही अपवर्तन का होता है। मतलब क्या है इसका, मैं लिख लेता हूं दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या होता है, आपको सबको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा नियम की बात करते हैं। तो दूसरे नियम में क्या है कि जो हमारी आपतित किरण होती है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने ये फिगर बनाया, ये मैंने अभिलंब ले लिया और ये मान लो ये सघन है, वो विरल मान लेते हैं, विरल मान लिया, चाहे सघन मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ये सघन है मान लिया हमने। तो क्या होगा, किरण आएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, तो ये मैंने क्या कहा, ये क्या है, हमारी आपतित किरण है और ये क्या है, हमारी अपवर्तित किरण है और ये क्या है, हमारा अभिलंब है।
तो जैसे मैंने बोर्ड पर इस फिगर को बनाया तो ये क्या है, बोर्ड के तल में है। यदि हम किसी बुक में मतलब कि यदि हम किसी कॉपी में किसी पेज में बनाएंगे यदि फिगर को, तो वो क्या होगा, एक पेज के तल में होगा। इसका मतलब यही है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या, तीनों एक ही तल में है, जैसे बोर्ड के एक तल में है। तो यही एक इसका दूसरा नियम होता है कि जो हमारी आपतित किरण होती है और आपकी अपवर्तित किरण होती है और अभिलंब होता है, वो क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको दोनों नियम याद रखने हैं, जो नियम बहुत ज्यादा मान लो जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनके नियम भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्नेल का नियम तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक, तो आपको मैंने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सब कुछ बता दिया और प्रकाश के दोनों अपवर्तन के नियम मैंने आप लोगों को बता दिए। अब यदि मैं बात करूं अपवर्तनांक की, जैसे अपवर्तनांक की बात आई तो अपवर्तनांक जैसे मैंने आपको बताया था 1 और 2 का मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसका मतलब 1 और 2 का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा जाता है उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। जैसे मान लो कि मैं 2 और 1 लिख दूं तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब आप ये बताइए कि अपवर्तनांक होता क्या है। ठीक, तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अपवर्तनांक होता है, आप याद रखेंगे कि उसमें वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब यदि अगर आपको किसी का भी अपवर्तनांक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जिस भी माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। वायु में प्रकाश की चाल सबको पता रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इससे आप निकाल सकते हैं कि हमारे उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। जैसे मान लो मैं जल की बात करूं तो जल का कितना होगा, जैसे वायु में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल, और यदि बात करूं माध्यम मतलब जल माध्यम ले लेता हूं तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में प्रकाश की चाल आप लोगों को पता है कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ तो 10⁸ तो कैंसिल कर देंगे आप, और इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 300/225 हो जाएगा। और मैं यदि 25 से विभाजित कर दूं इसे तो कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, और जब मैं इसे 25 से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा मेरा 9। अब यदि मैं 3 से विभाजित करूं तो 4/3 आएगा, 3 का भाग दे दूंगा तो 1.33। ये होता है जल का अपवर्तनांक। मतलब किसी भी यदि माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आप भाग दे दीजिए, आपको उस माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा कितना होता है। और कुछ अपवर्तनांक बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे वायु का पूछा जाता है तो वायु का 1 होता है अपवर्तनांक, वैसे रियल में तो 1.003 होता है वायु का अपवर्तनांक, और जल का आप लोगों को पता ही चल गया। इसके बाद में कांच का बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 नहीं होता इसका, 2.42 तो हीरे का होता है, जो हीरा भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है, हीरे का 2.42 होता है। और यदि मैं बात करूं कांच का कितना होता है, तो कांच का होता है 1.52, ये कांच का होता है। और इसके बाद में और कौन सा पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, एक तो जल का ज्यादा पूछा जाता है, वायु का पूछा जाता है, हीरे का पूछा जाता है, कांच का पूछा जाता है अपवर्तनांक। तो ये आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक
कितना होता है, कांच का कितना होता है, वायु कितना होता है, जल का कितना होता है, तो ये आपको निकालना नहीं है, आप इन्हें सीधे डायरेक्ट याद रखेंगे किसका कितना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्रकाश का अपवर्तन पूरा बता दिया, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम बता दिए, और इसके बाद में अपवर्तनांक भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब इसके बाद में आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि अपवर्तन से घटने वाली घटनाएं पूछी जाती हैं। तो अपवर्तन से घटने वाली घटनाएं कैसे आप पता करेंगे कि ये अपवर्तन से घटने वाली घटना है, मैं उसके बारे में आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से बता रहा हूं कि आपको कुछ याद नहीं रखना, सीधे सीधे देखना, मैं आपको समझाता हूं आप कैसे याद रखेंगे इन चीजों को कि ये प्रकाश के अपवर्तन से घटने वाली घटना है या नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये प्रकाश के अपवर्तन से घटने वाली घटना है या नहीं है। ठीक है, तो आपने जो याद करके रखी होगी, मैं कुछ घटनाओं के बारे में जैसे मैं बताऊं कि जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, तो आपको पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, अब इसके बाद में आपने क्या पढ़ा होगा, सिक्के का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के का, यदि यार पानी में सिक्का पड़ा है तो सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद में आपने क्या पढ़ा होगा, पानी में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना। ठीक, अब आप कंफ्यूज भी रहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति रटता है यदि इन चीजों को तो कंफ्यूज रहता है, और जो व्यक्ति दिमाग लगा के सोचता है तो दिमाग लगा के यदि फिजिक्स कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसे फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद में चौथी घटना के बारे में यदि मैं बात करूं तो चौथी घटना के बारे में जैसे सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना, तो ये किस घटना के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अब ये अपवर्तन के कारण क्यों ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो अब देखना, जैसे मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात तो एक बात मैं आपको ये बताने से पहले एक बात और समझाना चाहता हूं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती क्यों है। सबसे पहली बात, जैसे हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, अब यदि हम इस बारे में सोचें कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना आखिरकार होती क्यों है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है कि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे मान लो निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, जल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। और कुछ माध्यम ऐसे मिलेंगे जिनमें प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी ही नहीं होता, मतलब उसमें क्या होता है, फिर परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन की घटना होती ही नहीं है। तो अब ये बताइए प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती क्यों है, इसका कारण क्या है, तो इसका मेन कारण क्या होता है कि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना, मतलब प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, इसी वजह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। मान लो यदि यार प्रकाश की चाल क्या होता है, एक विरल माध्यम से यदि यार वो सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल में क्या होगी, कमी हो जाती है। अब प्रकाश की चाल में कमी हो जाती है तो कमी होने के कारण ही वो क्या होता है, अपना मार्ग विचलित कर लेती है। और यदि यार वो क्या होता है, सघन माध्यम में जाती है, वो सघन माध्यम से विरल में जाती है, तब क्या होता है, उसकी चाल बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण ही वो क्या होता है कि अविलंब से दूर हटने लगती है, और घटने जब वो विरल माध्यम से सघन में जाती है तो उसकी चाल घटती है, इसी वजह से वो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसकी चाल कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से घटने वाली घटनाओं के बारे में हम कैसे पता करेंगे यदि हम रटना नहीं चाहते। तो आप एक बात याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि अगर कभी भी स्थिति परिवर्तन की बात आ जाए, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, इसी वजह से अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन से घटने वाली जो भी घटनाएं होती है तो क्या होता है, स्थिति परिवर्तन के कारण होती है। जैसे मान लो किसी बात की, जैसे सिक्के की बात करूंगा, क्या है कि वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन की बात कर रहा है।
मतलब कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा और उस क्वेश्चन में स्थिति में परिवर्तन हो रहा, मतलब क्या है, जैसे वास्तविक स्थिति से परिवर्तित स्थिति आपसे साबित कर रहा है वो, तो वो क्या होगी, हमारी प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो टिमटिमाने के कारण क्या है, अपवर्तन है। यदि अगर जैसे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, मान लो सिक्का तले जैसे मान लो एक ये इस तरह से बाल्टी बनाओ, इस तरह से एक बाल्टी बनाओ, ठीक, गिलास बना लेते हैं, गिलास बनाओ तो सिक्का वास्तव में यहाँ पे पड़ा है, पर लेकिन वो इसकी स्थिति से ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, क्यों, अपवर्तन के कारण। मतलब यदि यार उसकी स्थिति में कभी भी परिवर्तन होगा तो वो घटना कौन सी होगी, अपवर्तन की होगी। जैसे पानी में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, अब मान लो यदि यार पानी में पड़ी छड़ ऐसे पड़ी हुई छड़ है तो हमें थोड़ा सा क्या होगी, टेढ़ा दिखाई देगी, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगी। मतलब क्या होगा, जैसे ये तल है और ये मैं एक अभिलंब खींचूं तो वो क्या होगा, मान लेते हैं जैसे आपने ये इसे को सीधे इस तरीके से डाला, ये आपको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा दिखाई देगी, यहाँ पे ऐसा हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगी, मतलब उसकी वास्तविक स्थिति से परिवर्तित स्थिति आ गई। इसका मतलब क्या है, वो घटना हमारी कौन सी है, अपवर्तन की घटना। जैसे सूर्य का सूर्योदय से पहले ही दिखाई देना, अब जैसे मान लो सूर्योदय हुआ नहीं है पर लेकिन सूर्य हमें दिखाई देने लगता, क्यों, अपवर्तन के कारण ही। वो जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे है और वो हमें दिखाई यहाँ पे देने लगता है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन है, उसकी स्थिति में परिवर्तन है। मतलब सूर्यास्त मान लो यहाँ पे इस स्थिति में मान लो आने पर सूर्यास्त होना है, ठीक, पर लेकिन वो अभी यहाँ पर है, फिर भी हमें वो यहाँ पे दिखाई देने लगता है, ठीक। तो मतलब क्या है, उसका सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या, अपवर्तन का कारण है, क्योंकि क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अपना मार्ग क्या होती है, विचलित कर देती है, वो हमें पहले ही दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है, तो क्यों दिखाई देता रहता है। अब मान लो स्थिति की परिवर्तन की बात आई, आप डायरेक्ट सीधे टिक मारेंगे कि अपवर्तन के कारण हो रहा है। यदि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो क्या होता है, मछली पानी में होती है, जैसे मान लो ये मान लेते हैं ये जैसे तालाब है, ये पानी भरा है, तो इसमें जो मछली होती है वो क्या होता है, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। मतलब जब भी हमें मछली का शिकार करना होता है, यदि वो जल में तैर रही है तो हमें निशाना कहाँ पे लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि यदि मछली को मारना है तो हमें निशाना कहाँ पे लगाना होगा, तो मछली जहां पर हमें दिखाई दे रही है उसके जस्ट नीचे हमें मारना होगा, क्योंकि मछली अपवर्तन के कारण हमें कुछ अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। तो ये घटना होती है। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट सीधे आपको ये देखना है कि यदि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। तो इस तरीके से आप प्रकाश की अपवर्तन से घटने वाली घटनाओं के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सब कुछ डिटेल्स के साथ में समझा दिया। अब अगली क्लास में हम क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और ये मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तो सब कुछ आपको आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा। अब यदि वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि मेरा पढ़ाया गया जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया अपने बेहतर तरीके से वो सब लोगों को पता चले। जो भी व्यक्ति तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचा देना। तो ठीक है, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।